आपकी ये बीएमएस फाइनल की क्लास के साथ-साथ मैं आपसे ऐसे डिस्कस करता हूँ इन चीज़ों को। इन चीज़ों को डिस्कस करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? शायद आपको लगता हो कि क्लास थोड़ी अलग वे में चली जाती है। उमंग है। हाँ, वही चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि क्या होता है कि मेरा उद्देश्य और हमारी इस अकेडमी का उद्देश्य ही ये है कि थ्योरी के साथ अगर प्रैक्टिकल चीज़ों का डिस्कस करें कि हम अपने क्लिनिक पर क्या करते हैं, हमारे एक्सपीरियंस क्या हैं, आयुर्वेद एक्चुअल में क्या है और कैसे वर्क करता है, तो शायद आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, आप आयुर्वेद तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्योंकि ये चीज़ें हमें कॉलेज टाइम पे हमें नहीं मिली थी। हमने बहुत संघर्ष किया इन चीज़ों को सीखने के लिए, कई जगह जाके भटके भी हैं। तो वही चीज़ कह रहा था मैं कि आयुर्वेद आप जो यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी फार्मा कंपनी का आपने आयुर्वेद यूज किया, उसका पेटेंट प्रोडक्ट यूज किया, तो वो आपकी रिसर्च थोड़े ना है। वो आपके कंसेप्ट से उन्होंने, मान लीजिए उस व्यक्ति ने हाई ब्लड प्रेशर के लिए एक दवा बनाई, पेटेंट औषधि बनाई है, तो वो किस मानसिकता के साथ वो फार्मा कंपनी उस पेटेंट औषधि को बनाएगी? परमानेंट क्योरेशन के हिसाब से तो बनाने वाली नहीं है। वो वही एक घिसा-पिटा फ़ॉर्मूला पुराना सर्पगंधा, घनबटी और इन सारी चीज़ों को मिला करके आपको बना के दे देगी कि भई उनको टैबलेट खिलाई, बीपी नॉर्मल हो गया, फिर टैबलेट खिलाई, बीपी नॉर्मल हो गया। वही सिस्टम आ गया, जैसे एम्लोडेपिन या टेल्मासार्टन 40 जो टैबलेट्स खिलाते हैं, उससे बीपी नॉर्मल हो जाता है, फिर अगले दिन फिर बढ़ जाता है, फिर खिलाते हैं, फिर बढ़ जाता है। तो वो अपने रिसर्च एथिक्स के हिसाब से उन्होंने वो मेडिसिन बनाई है, तो रिज़ल्ट भी उन्हीं के हिसाब से आपको प्राप्त होंगे। तो हम कहेंगे कि यार रिजल्ट स्लो आ रहे हैं और बीमारी ठीक होती नहीं है। लेकिन यदि हमने संहिताओं को समझा, अपने बेसिक फंडामेंटल्स को आयुर्वेद के को समझा, तो हम खुद के फॉर्मुलेशंस तैयार कर पाते हैं और वो फॉर्मुलेशंस हमारे आचार्यों की दी हुई दृष्टि के हिसाब से होते हैं और हमारे आचार्यों की जो दृष्टि थी, जो विजन था, वो विजन एक्चुअली में किसी भी रोग को संपूर्णतः समाप्त करने का होता था। क्योंकि जितना बिजनेस माइंडेड आज दुनिया हुई है, उतनी बिजनेस माइंडेड पहले नहीं थी। पहले परोपकार की भावनाएं भी चलती थी। तो जो हम संहिता पढ़ रहे हैं सुबह मॉर्निंग में, जहां तक है हमारी कोशिश है कि ये क्लास अब कभी बंद नहीं होंगी संहिता की। चाहे आप फाइनल ईयर भी कर लीजिए, उसके बाद आप पीजी भी कर लीजिएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस भी करिएगा। कोशिश करेंगे जब तक हम इसको चला सकते हैं, हम कंप्लीटली चलाएंगे और टोटली ये संहिता की क्लास फ्री रहेगी। तो वहां से संहिता के कंसेप्ट उठा के आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, जो सीखने के इच्छुक है एक्चुअली में, क्योंकि कचड़ा नहीं चाहिए। आयुर्वेद में आते आयुर्वेद के नाम से प्रैक्टिस करते हैं एलोपैथी की। मैं ये नहीं कह रहा कि बुराई है एलोपैथी की प्रैक्टिस करने में, बट आयुर्वेद का 80% तो आप यूज कीजिए, आयुर्वेद के लिए कुछ तो कीजिए। लेकिन होता क्या है कि डिग्री लेकर के वो लगते हैं कुछ, आते किसी और चीज की दिशा में और भटक जाते हैं कहीं और। नाम बदनाम होता है आयुर्वेद का। जो आयुर्वेद करने आया उसका नाम कभी बदनाम नहीं होता, जबकि आयुर्वेद को डुबाने में सबसे बड़ा हाथ हमारा ही है। तो जो भी इच्छुक हैं एक्चुअली, वास्तव में जो लोग आयुर्वेद के प्रति समर्पित हैं, उन लोगों का पूर्ण स्वागत है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं व्याधि निर्णय। देखिए आपके पास कोई भी व्यक्ति आया, कुछ लक्षणों को लेकर के आता है, वो सेल्फ डायग्नोसिस करके नहीं आता। वो बात अलग है, आज के समय पे गूगल जी का फायदा उठा करके, गूगल बाबा का फायदा उठा करके वो आपके पास आ जाते हैं, डॉक्टर साहब हमें ये समस्या है। सीधा डायरेक्ट पेशेंट आके बोल देता है, मुझे तो यहाँ दर्द है, वहां दर्द है। ये चीज तो पुरानी हो गई। वो आके बोलता है, साहब मुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया, ऐसा लग रहा है। भाई तुझे ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है, या रूमेटॉइड है, या तुझे गाउट है, या साइनो आर्थराइटिस है, कौन सा आर्थराइटिस है ये डिसाइड तो हम करेंगे ना। तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? तो आप कैसे डिसाइड करोगे फिर? रोगी तो गूगल है उसके पास, रोगी के पास रोग परीक्षा के लिए गूगल है।
आपके पास क्या है? आपके पास व्याधि या रोग की परीक्षा के लिए है निदान, निदान पंचक जिसको बोलते हैं, या पंच निदान बोलते हैं, जिसमें आता है आपके पास निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। अभी हम इनको सुपरफिशियली पढ़ेंगे, क्योंकि ये हम काय चिकित्सा में डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं, डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। जितना यहाँ सर्जरी में आवश्यकता है, हम अभी केवल यहीं पर देखेंगे। बाकी संहिताओं के अंदर भी ये आएंगे तो वहां भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, कई बार इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। इस प्रकार से हमने ये चीजें डिजाइन की हुई हैं कि आपको एक बार सब्जेक्ट से, एक बार संहिता से, एक बार क्लिनिकली, इतनी बार इन चीजों का रिवीजन होगा कि आपको ये चीजें रट जाएंगी एक तरीके से। तो निदान के जो भेद बताए हैं, वो निदान के भेद हो जाते हैं अलग हिसाब से, इसके अलग अलग भेद फिर से बताए हैं कि निदान कितने प्रकार का। निदान त्रिविध प्रकार का है: असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये 3 प्रकार का हो गया। फिर एक और त्रिविध प्रकार का आता है दोष हेतु से, व्याधि हेतु से, उभय हेतु से। दोष और व्याधि दोनों के वजह से भी हो जाता है। दोष हेतु मतलब आपके कफ दोष को प्रकोपित करने वाला क्या है? मधुर रस यदि ज्यादा खाएंगे तो कफ दोष प्रकोपित होगा। तो आपने मधुर रस का सेवन किया तो डायरेक्ट दोष को प्रकोपित किया। आपने मृत का भक्षण किया, मिट्टी खाई, तो डायरेक्ट आपको पांडु हो गया, ये व्याधि हो गया, डायरेक्ट व्याधि को उत्पन्न कर रहा है। और यहाँ पहले दोष विकृत होंगे, तब आप जाकर के दोष के आधार पर उस व्याधि का नाम दोगे। लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट व्याधि का क्लियर उसने डायग्नोस करके भेज दिया, आपने मिट्टी खाई और पांडु रोग हो गया, एनीमिक कंडीशन हो गई। फिर दोनों ही रीजन हो सकते हैं, तो वो उभय हेतु में आ जाते हैं। इसके बाद निदान 2 प्रकार का भी होता है, जिसको बोलते हैं उत्पादक निदान, यानी प्रीडिस्पोजिंग, प्रीडिस्पोजिंग कॉजेज या फैक्टर। जैसे हेमंत ऋतु में यदि आप मधुर रस का सेवन कर रहे हैं तो कफ दोष को वो उत्पन्न करेगा। यानी मधुर रस किसका उत्पादक है? कफ दोष का। तो ये आपका उत्पादक वाले निदान में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा व्यंजक, इसको बोलते हैं एक्साइटिंग कॉज या फैक्टर। मतलब आपकी बॉडी में दोष तो पहले से ही है, वो भी बढ़ी हुई मात्रा में। ऐसे नहीं, वैसे तो तीनों दोष हमारे पैदा होने से, क्या गर्भ जब गर्भ संपूर्ण रूप से बनता है तभी तीनों दोष बॉडी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यदि आपके अंदर कोई भी एक दोष ज्यादा मात्रा में बढ़ा हुआ है तो उस दोष को बाहर एक्साइट करके, निकाल करके रोग के रूप में लाने वाले कारण को व्यंजक बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में मधुर रस खाने से, यानी हेमंत ऋतु मधुर रस खाने से कफ का संचय हो गया, कफ का संचय हो गया। और वसंत ऋतु जब आई तो बसंत ऋतु में हल्का सा सूर्य की किरण तेज हुई और उससे कफ पिघलना शुरू हुआ, कफ पिघलकर बाहर आना शुरू हुआ। गले में खारिश होना, जुकाम होना, नाक बहना, इस प्रकार की कंडीशन जब हुई, कफ निकलना, तो क्या हुआ कि बॉडी में कफ तो पहले से था ही, लेकिन सूर्य की किरणों की वजह से वो कफ पिघल के बाहर दिखने लगा। दैट इज कॉल्ड एक्साइटिंग कॉजेज। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो होता है 4 प्रकार के निदान और बताए हैं। 4 प्रकार के निदान बताए हैं, जिसमें सन्नी क्रस्ट, विप्र क्रस्ट,
सन्निकृष्ट क्या होते हैं? सन्निकृष्ट होते हैं जैसे समय के हिसाब से, सुबह कफ का प्रकोप ज्यादा होता है, दोपहर में पित्त का और शाम को वात का, तो ये सन्निकृष्ट समीपस्थ है, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आसानी से। विप्रकृष्ट मतलब भाई आपने किसी रोगी से कहा भाई तू आज ये खाएगा तो अगले महीने ये दिक्कत आ जाएगी। जैसे हेमंत ऋतु में आपने मधुरस का सेवन किया और बसंत ऋतु में जाकर के वो कफ के लक्षण आने शुरू हो गए। पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब रात रात में तो ऐसी समस्या नहीं हो गई होगी, आप गलत बोल रहे हो, मुझे इस वजह से नहीं हुआ। तो फिर उसको ये समझाओ भाई तूने विप्रकृष्ट कारण नहीं पढ़े हैं, निदान के विप्रकृष्ट प्रकार भी होते हैं। ऐसे ही व्यभिचारी, अगर निदान बलहीन है, अल्प बल है, तो रोगी को रोग उत्पन्न होने में समस्या आएगी। हल्का हल्का गला बैठा रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद गलारे कर लेगा, हल्दी नमक के गलारे गरगल कर लेगा तो वो ठीक हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। एक होता है प्रधानिक, यानी बहुत बलवान कारण होता है, जैसे किसी को चोट लग गई, किसी ने जहर खा लिया, किसी को किसी कीड़े ने या सांप ने काट लिया, तो तुरंत बहुत ही बलपूर्वक उसके वेग आएंगे और दोष प्रकोपित होकर के व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, जिसको इमरजेंसी कंडीशन बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमने निदान के प्रकार पढ़े। फिर आता है पूर्व रूप। पूर्व रूप के भी दो भेद होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य और विशेष, और पूर्व रूप का पर्याय बहुत पूछा जाता है पीजी में, जिसको स्थान संश्रय अवस्था बोला गया है। षड्विध क्रिया काल में हम उसको पढ़ेंगे, जब काय चिकित्सा पढ़ेंगे तब। फिर आता है रूप। रूप के भी दो भेद होते हैं, सामान्य और विशेष। फिर आता है उपसय। उपसय के चक्रपाणि ने कितने भेद माने हैं? उपसय का अन्य नाम क्या है? ये कई बार पीजी और हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एमपीपीएससी हो या यूपीएससी या यूपीपीएससी, कई एग्जाम से पूछा गया है। उपसय के पर्याय या उपसय का अन्य विशेष नाम पथ्य भी है और व्याधि शात्म भी है। चक्रपाणि ने 18 प्रकार के उपसय के भेद बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? उपसय के 18 प्रकार के भेद बताए हैं। तो इस प्रकार से हमने उपसय तक देखा। फिर आता है नेक्स्ट संप्राप्ति। संप्राप्ति के अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग भेद हो जाते हैं। जैसे चरक ने 6 माने हैं, आचार्य चरक ने 6 माने हैं, जिसमें आता है, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, एस पी भी विकल्प बल का, एसपीवी विकल्प बल का मतलब एस फोर संख्या। संख्या में क्या है, रोगों के भेद वगैरह कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा आता है हमारा, पी से क्या आता है, प्राधान्य, परतंत्र रोग है या स्वतंत्र रोग है, रोग बलवान, सॉरी हाँ, परतंत्रता मैं आपको बता ही चुका कि अन्य कारण, यानी ब्लड प्रेशर कहीं प्रोस्टेट से तो नहीं है, रीनल हाइपरटेंशन की वजह से तो नहीं है, या अन्य कारण तो नहीं है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है, पीआईएच तो नहीं है, रीनल इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है, आरआईएच तो नहीं है, और हम ट्रीटमेंट करने लगे हैं हार्ट का, जबकि प्रॉब्लम कहीं और है। तो प्रधान से आता है। दूसरा होता है बल। बल में हम देखते हैं कि बलवान रोग तो नहीं है, अल्प बल वाला तो नहीं है। फिर आता है हमारा भी से आता है हमारा विधि। विधि मतलब निज है या आगंतुज है, 3 प्रकार के दोषों से तो नहीं है, वातज है, पित्तज है, कफज तो नहीं है। फिर आते हैं हमारे विकल्प। विकल्प में हम कल्पना करते हैं, अंशांश कल्पना, कि कौन सा दोष कितनी मात्रा में दूषित है, कौन सा दोष बिल्कुल भी इस दोष से दूषित नहीं हुआ है। का से आता है काल।
कि भाई रात्रि दिन ऋतु किसी प्रकार के सीजन का किस रोग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी गणना हम काल के द्वारा करते हैं, तो हम वहां पर ट्रीटमेंट करने में सफल होते हैं और रोग की डायग्नोस बनाने में सफल हो जाते हैं। यहां पर पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य भागवत ने कौन सा संप्राप्ति का भेद नहीं माना है, तो ये भी नहीं माना है। विधि को भेद के रूप में नहीं माना है संप्राप्ति के। उनका एक अलग ही कंसेप्ट रहा होगा, क्या पता। तो कितने माने हैं फिर भागवत जी ने? 5 माने हैं। भागवत जी ने 5 माने हैं संप्राप्ति के भेद। फिर यहां से अन्य व्याधियां भी आती, जैसे नानात्मज व्याधि, सामान्य व्याधि। सामान्य व्याधि में 48 टाइप के आते हैं, और नानात्मज में 80 प्रकार के वात, 40 प्रकार के पित्तज रोग और कफज रोग, 20 प्रकार के कफज रोगों का वर्णन आता है। और सामान्य रोग में 48 प्रकार के रोग आते हैं, जिसमें 1 वेद वाले, 2 वेद वाले, 3 वेद वाले, 20 वेद वाले, इस प्रकार से आते हैं। तो इस प्रकार हम रोग की परीक्षा करते हैं। रोगी की परीक्षा किससे करते हैं हम? दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। चतुर्विध परीक्षा क्या बताई सुश्रुत ने? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, जो प्रमाण हमने पढ़े हैं, अनुमान, उपमान और आप्तोपदेश। आप्तोपदेश मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने हचिंसन की बुक खरीदी या डेविडसन की बुक खरीदी। अब डेविडसन जो बोल गया उसी को पढ़ पढ़ के तो ट्रीटमेंट करोगे? तो वो किसी आप तो पुरुष ने बोला है, उनके वचनों का अनुसरण करते हुए हमें ये करना है। षड्विध परीक्षा आती है इसमें। षड्विध परीक्षा में क्या रहता है? पंच ज्ञानेंद्रियों के समझते हुए हमें करना, उनकी परीक्षा करनी है। साथ में हमें प्रश्न भी पूछने हैं। अष्टविध परीक्षा रोगाक्रांत शरीरस्य स्थानानष्टौ परीक्षेत नाड़ी मूत्र मलम जिह्वा शब्द स्पर्श दिक्कृति। योग रत्नाकर ने दी है ये। 10वीं परीक्षा चरक जी ने दी है, प्रकृति विकृति सार सैनन प्रमाण सात्म सत्व आहार शक्ति व्यायाम शक्ति और वय परीक्षा। तो इस प्रकार से हम व्याधि का निर्णय करते हैं।